गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सभी को मेरा मृदुल प्रणाम और आशीर्वाद। आज रविवार का दिन है। फुर्सत में भी हम लोग को कुछ अध्ययन करने का आदत बनाना चाहिए। अक्सर रोगी कई एक प्रकार के आते रहते हैं। मानसिक स्थिति अलग अलग होते हैं उनके, तो उनके मानसिकता को अध्ययन करना सबसे जरूरी है अगर आप होम्योपैथी का सही से प्रैक्टिस करना चाहते हैं। और ऐसे में हमें मेंटल रूब्रिक्स का भी जानकारी अच्छा होना चाहिए और उसकी समझ भी होनी चाहिए। तो इसी क्रम में हम लोगों ने एक रूब्रिक्स को बताने का यह सिलसिला को जारी रखा है। आज के इस चैप्टर में हम लोग एक रूब्रिक्स देखने जा रहे हैं जो अक्सर हम लोग अपने क्लिनिक में देखते हैं। ये रोगी कोई बच्चे से भी संबंधित हो सकते हैं, बड़े लोगों के साथ भी संबंधित हो सकता है। बड़ा विचित्र व्यवहार होता है। हाँ ना के बीच में, चाहिए नहीं चाहिए के बीच में फंसे रहते हैं। सवाल करते रहो तो जवाब कुछ कहता आता है, अटपटा सा आता रहता है। हम लोग भी कभी कभी इरिटेटेड हो जाते हैं, लेकिन ऐसे मौके पर अगर हम लोग अपना पेशेंस मेंटेन करके रखें, ध्यान को केंद्रित करके रखें, तो हम लोग बहुत अच्छे दवा रूब्रिक्स का सिलेक्शन कर सकते हैं। तो आइए हम लोग इस रूब्रिक्स को देखते हैं। और यह रूब्रिक्स है आपका कैप्रिशियसनेस। कैप्रिशियसनेस का हम लोग जो आज अध्ययन करेंगे, कैप्रिशियसनेस का हम लोग आज अध्ययन करेंगे। यह एक इसके लिए हम लोगों ने क्लिनिक और साइकोलॉजिकल और माइमेटिक स्टडी भी हम लोग करेंगे। अब कहते हैं कि रोगी कहता है ये चाहिए ये चाहिए नहीं चाहिए, है ना। तो ऐसे में आइए हम लोग इसको हम लोग देखेंगे, इसका वर्ड मीनिंग क्या है, इसका फिलोसॉफिकल और साइकोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग क्या है, क्लिनिकल फीचर्स क्या है, पेशेंट के एक्सप्रेशंस क्या है, क्रॉस रेफरेंस क्या है, रेमेडी कंपैरिजन करेंगे, फिर मैथमेटिक क्लासिफिकेशंस करेंगे, फिर केस से भी डिस्कस करेंगे, फिर हम लोग डिस्कशंस में जाकर के कंक्लूड करेंगे। तो कैप्रिशियसनेस के पेक्यूलियर मेंटल सिम्टम्स है, जहाँ की हमेशा हम लोग चिकित्सक लोग हम लोगों को सामना करना पड़ता है, खास करके बच्चों में। कभी कभी बड़ों में भी मिलता है, बूढ़ों में भी मिलता है, न्यूरोटिक कंडीशंस और हिस्टोरिकल और साइकोटिक टेंडेंसी वालों में मिलता है। ये स्टेट ऑफ कॉन्ट्रडिक्टरी, विस्मिकल और इरेशनल चेंजेबिलिटी है। बिना कारण के मूड को चेंज कर जाना, अपने कॉन्ट्रडिक्ट विरोध करना, अपनी ही बातों को काटना, इमोशन से, एक्शन से, इच्छा से, है ना। और ये एक डिसीजन इनडिसीजन है, मैंने निर्णय नहीं होता है। और माइंड जो है सो पेंडुलम की तरह इधर उधर भटकता रहता है। अब चाहिए नहीं चाहिए, चाहिए नहीं चाहिए, है ना। तो ये आर्टिकल्स में हम लोग इस सारी चीज को, डिटेल्स को हम लोग देखेंगे। होम्योपैथिक मेडिका में हम लोग तो देखते हैं कि बहुत सारे मेंटल स्टेट्स है, और उसमें कैप्रिशियसनेस का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि यह छोटे छोटे एक्सप्रेशंस का अध्ययन करना भी हम लोगों को सिखाता है। और उसके डीप स्टडी करने से हम लोग क्लिनिकल सिग्निफिकेंस और मैथमेटिक डेप्थ में भी जा सकते हैं। और खास करके यह पेडियाट्रिक्स में महिलाओं में भी देखा जाता है, और साइकेट्रिक केसेस में भी हम लोग इसको देखते हैं। कैप्रिशियस वर्ड जो है तो लैटिन वर्ड कैप्रा से आया है। कैप्रा का मतलब क्या है? बकरी। और कैप्रिशियस इसका जंपिंग, बकरी को देखते हैं ना कैसे इछल कुचल, बिना देखिएगा अचानक एक छलांग मारेगा, तो इरेटिक बिहेवियर होता है। और मॉडर्न इंग्लिश लैंग्वेज में कैप्रिशियस कहते हैं सडन एंड, अचानक एक विम्स के आधार पर मूड का चेंज हो जाना, बिहेवियर का चेंज हो जाना, इच्छा का बदल जाना बिना किसी अस्थिरता के या कारण के। और ये होम्योपैथी में एक बड़ा अच्छा इंस्टेबिलिटी, इच्छाओं का इंस्टेबिलिटी जो है कि बिना रैशनलिटी के साथ में चेंज करता रहता है।
जब पेशेंट का जो पेंडुलम की जैसा दिमाग घूमता रहता है, तो उस अवस्था में ये हम लोग देख सकते हैं। और हम लोग इसको इसे मेट्रामेडिका में भी हम लोगों ने देखा है, और रिपोर्टरी में भी इसके कई एक स्थान हैं। और इसको साइकोलॉजिकल, क्लिनिकल और मैथमेटिक डायमेंशंस का स्टडी करके हम लोग रेमेडीज का कंपैरिजन कर सकते हैं। इसका वर्ड मीनिंग को देखते हैं। वर्ड मीनिंग जैसा कि मैंने बताया, कैप्रिस आया है, जो कि बकरी से कहते हैं। तो सडन रूट है, इटालियन रूट है जो है, तो कमिंग फ्रॉम द टू डिफरेंट एटिमोलॉजिकल सोर्सेस से आया है। कैप्रा वर्ड है, कैप्रा वर्ड आया गोट से, जो कि अनप्रेडिक्टेबल जंप करता है, बिहेवियर होता है, और इसे कैप्रिसियस एक्ट माना जाता है बकरी लोगों में। फिर कैपोट हेड है ना, रैशियो हेड है वो। इसमें सर पर जो बाल होते हैं, कभी कभी देखिएगा अचानक ऐसे घूम जाता है, ऐसे घूम जाता है। और 17वीं शताब्दी में इंग्लिश में कैप्रिस का मीनिंग था सडन अनअकाउंटेबल चेंजेस ऑफ द मूड। और कैप्रिसियसनेस इसी को बन करके एक मूड डिजॉर्डर्स, मूड अनप्रेडिक्टेबल कॉन्ट्रेडिक्टरी स्टेट्स बना। और आज के आधुनिक समय में इसे हम लोग तीन लेते हैं। विस्मिकल है, यानी कि अचानक खेलने लगेगा, फिर अचानक चेंज कर जाएगा विचार। इम्पल्सिवनेस, यानी कि इसमें सडननेस होगा और फिर रिजेक्ट होगा। और जिसका कि आप पहले से कोई बता नहीं सकते इसका मूड क्या था और क्या हो जाएगा, इसे फोरकास्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसका फिलोसॉफिकल डायमेंशन है कि ये प्रेजेंट्स द वीकनेस ऑफ द विल, इच्छा का जो है कमी है के कारण होता है। और इसमें इम्पल्स को, इसमें जहाँ पर इच्छा, इमोशंस कम हो जाएगा तो इम्पल्स ज्यादा बढ़ जाता है, और लॉजिक और कंसिस्टेंसी का कोई मतलब नहीं होता है ना। ये ह्यूमन टेंडेंसी से खास करके हम लोग का असंतुष्टि और बेचैनी से जुड़ा हुआ होता है। और इसे अक्सर इनएबिलिटी टू रिमेन सेंटर्ड, एक ही बीच बीच पर केंद्रित को, ध्यान को केंद्रित नहीं कर पाने के कारण भी होता है। और अक्सर हम लोग माइंड जो है सो डोलता रहता है, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रूप इसमें रहता है। कॉन्ट्रडिक्शंस बिटवीन डिजायर एंड सेटिस्फैक्शन, है ना, इच्छा और संतुष्टि में अंतर। इंस्टेबिलिटी विल एंड एब्सेंस ऑफ स्टेडीनेस, इच्छा का अस्थिरता होना और उसमें स्थिरता का अभाव होना, और भीतर के इनर रेस्टलेसनेस, भीतर के आपके रेस्टलेसनेस को इंडिकेट करता है माइंड के इमोशंस को। तो इसको हम लोग देखते हैं कि काफी सफरिंग्स के रूप में है। इसका साइकोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन है, इमोशनल लाइबिलिटी, रैपिड एंड एक्सेग्रेट चेंजेस इन द मूड, है ना। मूड चेंज होता है, बहुत तेजी से होता है और बहुत बढ़े चढ़े होता है। इम्पल्सिविटी होती है, अचानक होता है, कंसिस्टेंसी होता है। और फ्रस्ट्रेशन, टॉलरेंस इशू, इसमें धैर्य नहीं होता है और एक ही जगह पर स्थिर नहीं रह सकते हैं, और इच्छाएं जो होते हैं कॉन्ट्रडिक्टरी होते हैं। और बच्चों में तो ये अक्सर देखा जाता है, खास करके जब बच्चे बढ़ रहे हैं, जिनके दांतें निकल रहे हैं, और कुछ न्यूरोटिक और पैथोलॉजिकल स्टेट्स में, हिस्टीरिया में या बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिजॉर्डर्स में और मैनियक डिप्रेसिव इलनेस में भी देखा जाता है। इसका क्लिनिकल फीचर्स में हम लोग देखते हैं सडन अनप्रेडिक्टेबल चेंजेस ऑफ डिजायर, डिजायर फॉर द ऑब्जेक्ट, अचानक अनप्रेडिक्टेबल डिजायर है, कोई मांगा कोई चीज को फिर रिजेक्ट कर दिया, रेस्टलेस है, असंतुष्ट है, और इरिटेबिलिटी है, अगर आप उसको मना करोगे तो वो चिड़चिड़ा जाएगा और इमोशनल हो जाता है। और जो उसका देखभाल कर रहा है, पास के लोग हैं, वह तुरंत इससे लाचार में परेशान हो जाते हैं। बच्चों में क्लिनिकल फीचर्स देखिएगा, बहुत ही फ्रीक्वेंटली देखा जाता है आपको डिजायर और डिसीजन में। सडन मूड स्विंग होता है, बहुत कभी अचानक हंसते रहते हैं, फिर रोने लगते हैं, फिर गुस्से में चले आते हैं। फिर चेंजेस ऑफ ओपिनियंस, जॉब्स, इवेंट्स, पार्टनर विदाउट लॉजिकल बेसिस। और हिस्टीरिया में भी आपको देखते हैं साइकोपैथी, हार्मोनल डिस्टर्बेंस, पीएमएस, मेनोपॉज में।
एडल्ट में हम लोग देखते हैं इनकॉन्सिस्टेंसी इन डिजायर, कुछ लोग होते हैं निर्णय नहीं ले पाते हैं, उनकी इच्छा क्या है वो नहीं पता पाते हैं। रोगी भी आपको आएंगे, कहेंगे हाँ ये भी अच्छा लगता है, वो भी अच्छा लगता है, फिर कहेंगे नहीं अच्छा लगता है। सडन मूड स्विंग्स होगा, अचानक मूड बदलने लगेंगे, और कभी एक खुशी हो जाएंगे, कभी आंसू में बहने लगे, कभी गुस्से में आ जाएंगे, और ओपिनियन भी बदलते रहते हैं, जॉब भी बदलते रहते हैं, और बिना किसी कारण के, है ना। फिर एसोसिएटेड इसका कंडीशंस इसमें है, एक्यूट, खास करके एक्यूट कंडीशंस पे बच्चों में बुखार के समय में, दांत निकलते समय में, गैस्ट्रिक अपसेट्स में होता है। फिर क्रॉनिक इलनेस में, मूड डिजॉर्डर, एडीएचडी में, हिस्टीरिया में, साइकोसिस में, साइकेट्रिक पैटर्न्स में, बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी में, बाइपोलरिटी, मैनियक स्टेट्स में भी आता है। अक्सर मैं एक कहानी कहता हूँ अकबर और बीरबल का। अकबर के दरबार में बीरबल का बहुत नाम था। तो एक दिन बीरबल जी बहुत लेट करके उनके दरबार में पहुंचे, तो अकबर ने कहा कि तुम इतने लेट क्यों आए हो। तो जब इसका कहा कि डॉक्टर साहब, महाराज, मैं जब घर से निकल रहा था तो बच्चे को मैं चुप नहीं करा पा रहा था, बच्चे बड़ा रो रहे थे और उसको चुप कराने में मुझे बड़ा कठिनाई हो रही थी। तो इतना सुनते ही जो राजा हैं सो अकबर साहब बहुत भड़क गए। उन्होंने कहा कैसा कैसे होता है, बच्चा को कैसे होता है? डॉक्टर साहब, महाराज महाराज, आदमी को चुप करा लेना बड़ा आसान है, लेकिन बच्चे को चुप कराना बड़ा कठिन है। नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता हूँ, राजा ने कहा, अकबर ने कहा। तो फिर कहा कि ठीक है, आप इसको देख लीजिए। कहा कि मैं यहाँ पर अभी बच्चा बन जाता हूँ, आप मुझे मनाइए। तो बीच दरबार में ये कहानी घटना घट रही है। अकबर ने पूछा अच्छा ठीक है। अब बीरबल बैठ गए और रोने जैसा व्यवहार करने लगे। तो राजा ने पूछा तुमको क्या चाहिए, क्यों रो रहे हो, मैं चुप करा देता हूँ, तुम जो मांगोगे मिल जाएगा। तो कुछ देर के बाद उन्होंने कहा मुझे गन्ने चाहिए, ईख। कहा क्या इसमें कोई बात है, इसमें रोने की क्या बात है, मैं मंगा देता हूँ। तुरंत एक गन्ना को लाया गया। तो फिर वह चुप रोने लगे, बोले अब तो मिल गया ना गन्ना, आप चुप अति हो जाओ। तो फिर उन्होंने कहा कि गन्ना जब अब इसको कटवा दो, बोले इतना केवल बोल देते। तो उसको काटा गया। काटने के बाद फिर रोने लगे, बोले कि इसको छील दो। फिर रोने लगे छीलने के बाद भी। और उसके बाद में उन्होंने कहा कि अब इसको जोड़ दो इकट्ठे। तो राजा ने कहा ये तुम नामुमकिन है, मैं दूसरा ला देता हूँ, लेकिन इसको तो नहीं, मुझे यही जोड़ दो, है ना। तो ये देखिए, तो राजा ने पूछा कि मैं तो इसको नहीं जोड़ सकता हूँ। तो बीरबल ने कहा कि तो फिर मैं कैसे चुप हो सकता हूँ। ये बड़ा प्रचलित कहानी है जो कि आप पढ़ेंगे, और मुझे अक्सर इस रूबिक्स को समझाते समय में ये बात आता है। तो एसेंस के कुछ एक्सप्रेशंस होते हैं। आई डोंट नो व्हाट आई वांट, मैं क्या चाहता हूँ। मैं ऐसा सोचा था लेकिन ऐसा नहीं है। और पानी मुझे दीजिए, लेकिन जब पानी ला के देंगे तो आई डोंट वांट वाटर। ए चाइल्ड क्राइज बिटरली फॉर फूड, है ना। बच्चा रोता है खाना के लिए, लेकिन फिर उसको आने पर हटा देता है। फिर अचानक रोने लगेगा, अचानक हंसने लगेगा, फिर रेस्टलेस मूवमेंट होगा। ये डायग्नोस्टिक इंडिकेटर केस टेकिंग के समय में हो सकता है। इसका क्रॉस रेफरेंस है कैप्रिसियस का चेंजेबल मूड के साथ में। जनरल चेंजेबिलिटी है, जनरल है, कैप्रिसियसनेस जो है तो इरेशनल है ना। और कॉन्ट्रडिक्शन इनटॉलरेंट, ये आपका अपने बातों को व्यवहार नहीं करता है, लेकिन कैप्रिसियसनेस स्वयं में कॉन्ट्रडिक्टरी होता है, दूसरों के द्वारा नहीं होता है। इरिजोल्यूशन सर, इनडिसीजन, ये इनडिसीजन जो है तो इनएबिलिटी टू चूज है, लेकिन कैप्रिसियस सिलेक्ट करता है लेकिन फिर उसको रिजेक्ट करता है। वांट दिस एंड दैट, है ना, ये आपका स्ट्रांगली अलाइड टू द पेडियाट्रिक्स केस में है। और चाइल्डिश बिहेवियर, कैप्रिसियसनेस जो है तो कभी कभी बड़ों में भी देखा जाता है, खाली चाइल्डिश बिहेवियर नहीं है। कुछ दवाइयां हैं, कैमोमिला इसके चीफ मेडिसिन हैं। कैप्रिसियस चाइल्ड होता है, मांगता है, रिजेक्ट कर देता है, ओवर सेंसिटिव टू पेन होता है, एक्सट्रीमली इरिटेबल होता है, और डेंटिशंस के समय में ज्यादा दिखलाई पड़ता है। सीना, इसके क्रॉस डिससेटिस्फैक्शन चाइल्ड होता है,
कॉन्स्टेंटली चेंजिंग डिजायर्स होता है, एसोसिएटेड विद द वार्म्स कंप्लेंट होता है, और जब कुछ दिया जाता है तो गुस्सा हो जाता है। एंटी फ्रूड में भी आपको देखा गया ये एपिटाइट को लेकर के काफी होता है, मांगता है फिर दूसरा चीज को मांगता है, सल्की होता है, रोने वाला होता है, और इरिटेबल होता है। ये गैस्ट्रिक डिजॉर्डर के साथ में ज्यादा देखा गया है। पल्सेट्ला माइल्ड तो होता है, ईल्डिंग होता है, लेकिन फिर तुरंत ही वह परिवर्तन हो जाता है। और चेंजेबल फॉर फूड डिजायर होता है, जैसे आइसक्रीम मांगेगा तो कहेगा नहीं मुझे पेस्ट्री चाहिए, पेस्ट्री मांगेगा तो ये चाहिए। फिर जेंटल वेटिंग, इसको चुप कराने के लिए बहुत ज्यादा कॉन्सुलेशन की आवश्यकता होती है। क्रोकस सटाइवस है, रैपिड चेंज फ्रॉम लाफ्टर टू द टीयर्स, है ना। फिर अनप्रेडिक्टेबल मूड्स होगा। इग्नेशिया इसमें पैराडॉक्स में दौरा के जैसा आता है, हंसने का और उदासी का, रोने का, फिर खुशी के समय भी कॉन्ट्रडिक्टरी डिजायर्स एंड मूड होता है। और स्ट्रेमोनियम वेरेट्रम में वायलेंट डिस्ट्रक्शन फ्रॉम द कैप्रिसियसनेस होता है, और सिम्प्लिटिक माजमा में होता है। थोरिक इसका माजमा को देखें, थोरिक कैप्रिसियस ये होगा, माइल्ड होगा, चाइल्डिश डिससेटिस्फैक्शन होगा, इजिली पैसिफाइड बट आसानी से मान जाएगा लेकिन कॉन्स्टेंटली बदलता रहेगा, पल्सेट्ला चाइल्ड के जैसा। फिर साइकोटिक कैप्रिसियस होगा, अपने बढ़ा चढ़ा करके बोलेगा, जिद्दी जैसा होगा, और इसका मांग जो है तो बहुत समय तक रहता है लेकिन फिर रिजेक्ट कर देता है, ये एंटी फ्रूड के जैसा होगा। फिर सिम्प्लिटिक कैप्रिसियसनेस होगा, डिस्ट्रक्टिव, वायलेंट और सेल्फ इंजूरियस होगा, ये डेंजरस विम्स का होगा, और अचानक ये आक्रोशित हो जाता है, जैसे स्ट्रेमोनियम और वेरेट्रम में। एक केस मैं बताता हूँ। एक बच्चे का 2 साल का लड़की थी, उसे लाया गया जो कि जिसको लूज स्टूल हो रहा था 1 सप्ताह से, उसके साथ में दांत भी निकल रहा था, तो बराबर रोती जाती थी, कभी खिलौने मांगती थी, कभी खाना मांगती थी, फिर रिजेक्ट कर देती थी। माँ कहती थी इसको कुछ भी देते हैं तो खुश नहीं होती है, हर एक चीज को देने के बाद में फेंक। और स्टूल जो है तो उसका ग्रीनिश होता था, क्लासला। तो हम लोगों ने रूब्रिक्स लिया, कैप्रिसियस, माइंड इरिटेबिलिटी चिल्ड्रेन इन, टीथ डेंटिशन ड्यूरिंग द कंप्लेंट्स, रेक्टम डायरिया डेंटिशन ड्यूरिंग माइंड वीपिंग चिल्ड्रेन इन, एंड स्टूल ग्रास लाइक स्टूल, कट लाइक। देखिए कैमोमिला और इपिकाक ने दोनों कवर कर रहे हैं, लेकिन यहाँ इसका मूड जो है तो कम्प्लीटली कैमोमिला से मिल रहा है। हम लोग ने कैमोमिला के 0/5 पोटेंसी में ट्रांसमिट किया, 5 दिन के बाद में रिपोर्ट किया। उन्होंने बताया कि लैटिन भी शांत कम हो गया है और बच्चा भी शांत रहने लगा है, बहुत तेजी से लाभ हुआ है, दवा का कोई परिवर्तन नहीं किया गया, और 15 दिन के अंदर में चाहे सभी कुछ नॉर्मल हो गए थे, दांत भी आसानी से निकल पाए। एक बड़े केस को बताता हूँ। 45 साल की महिला है क्योंकि इरेगुलर मेंस हो रहा था, और कभी कभी 2 महीने भी नहीं होते थे मेंस, और कहा जाता उसमें देखा गया कि ये मेनोपॉजल स्टेज है। उसमें मूड स्विंग्स के रूप में देखा गया। केस टेकिंग के समय में वो अपना अटेंशन देते थे, और जब उससे हम लोग सवाल करते तो अपने ही बातों को काटते थे। उनके हस्बैंड ने कहा कि ये जो कुछ दिनों से हम लोग देख रहे हैं कि ये इसका हमेशा चाहती है कि हमारे पास में रहे लोग, और कब कुछ मांगा जाता है तो तुरंत चेंज कर जाता है। तो इसमें हम लोगों ने हिस्ट्री में देखा वो अपने मैरिज से खुश नहीं थी, और कभी कभी कॉन्ट्राडिक्टरी डिसीजन लिया करती थी। अब इसमें मेंसेस इरेगुलर फ्यू मंथ से थे, जो कि मिस भी कर रहे थे, और प्रोट्रैक्टेड पेनफुल थे। हम लोगों ने रूब्रिक्स लिया, मेट्रोजिया, emotional excitement from mild discontent, capriciousness, element from disappointment from mind forsaken feelings from her parents' wife, mood change is desire changeable, and female genitalia menses irregular, और irritability menses before। इसमें देखिए पल्सेट्ला, सिपिया और नेक्ट्रम्यूरा, क्योंकि चेंजेबिलिटी इसमें बहुत कॉमन था, हम लोगों ने इसे पल्सेट्ला में ट्रांसमिट किया, और 5 पोटेंसी में 15 दिन के बाद में रिपोर्ट की। अच्छा लग रहा है, मेंस जो कि 2 महीने से नहीं हुआ था वो आना शुरू हो गया है, और अभी वो अच्छा लग रहा है।
इसी तरह से जब तक उनका पूरी तरह से मेंस स्टॉप नहीं हो गया, वो हम लोग के यहाँ आती रही, उसके बाद में उसके काफी कॉन्फिडेंस फील करने लगी। कुछ हम लोग को गाइडलाइंस मैं देना चाहूंगा आप लोगों को। पेशेंट के डिजायर एंड बिहेवियर को ऑब्जर्व कीजिए, है ना। इसमें कुछ दिया जाता है तो रिफ्यूज है करता है कि नहीं, या चेंज करने की टेंडेंसी है कि नहीं। तो इसका की नोट्स हुआ डिजायर, रिसीव्स, रिजेक्ट्स एंड डिमांड समथिंग एल्स। मांगता है, लेता है, फिर रिजेक्ट कर देता है, फिर कुछ दूसरी बात को मांग। दूसरा की नोट्स है उसका आपका इमोशनल स्टेट्स को देखिए। क्या वो उसका मूड जो है तो एक जैसा रहता है या अचानक चेंज कर जाता है। कभी खुश होती है, कभी उदास होती है, इरिटेबल होती है, और कुछ बिना कारण के। क्या ये अचानक है या बिना कारण के है। तो ये इसको अनस्टेबल अगर होगा तो यह कैप्रिसियसनेस होगा। फिर उसके वर्बल क्लू को समझिए। आई वांट दिस, नो आई डोंट वांट दिस, आई वांट टू गो आउट, नो लीव इट। फिर कहता है खिलौने मांगते हैं। तो ये रिपीटेड कॉन्ट्राडिक्टरी बिहेवियर है, तो ये आपको कैप्रिसियसनेस को इंडिकेट करता है। फिर क्रॉस रेफरेंस का आप देखिए, कुछ दवाइयों से, कॉन्ट्राडिक्शन से, मूड चेंजेबल से, इंडिसीजन से, कैप्रिसियसनेस से, तो ये डिस्टिंक्शन क्लियर हो जाएगा आपको। फिर इसके एज फैक्टर को भी कंसिडर करना चाहिए बच्चों में, खास करके, जो कि बहुत ही कॉमन है, और बड़ों में जबकि हिस्टीरिया है, एंग्जियस न्यूरोटी और पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होगा, इसे क्लियर हो जाता है। फिर इंटेंसिटी को असिस्ट करने के लिए बिहेवियर को देखिए, सोरिक लेवल पर होगा, रिपीटेड बार बार होगा, कॉन्ट्रडिक्टरी होगा तो साइकोटिक होगा, और रिजेक्टिंग और एवरीथिंग डिस्ट्रक्टिव या सिफिलिटिक हो जाएगा। इससे आपको मैथमेटिक इवेल्युएशन हो सकता है। फिर इसका आप रेमेडी से मैच कीजिए, कैमोमिला का पल्सिफ्लास से, इससे बिहेवियर का मैच हो जाता है। तो हम लोग तीन मुख्य बात को ध्यान में रखना चाहिए इसको रिकॉग्नाइज करने के लिए। पहला कि उसका डिजायर स्टेबल है कि नहीं है। दूसरा कि उसे देने के बाद में, वो लेने के बाद में क्या करता है, क्या वह अचानक होता है या धीरे धीरे होता है। तो एक छोटी मोटी लक्षण नहीं है, लेकिन बहुत ही इंस्टेबिलिटी को इंडिकेट करता है, और इनकॉर्पोरेट करता है बहुत सारे एस्पेक्ट्स को, मूड और इमोशंस को। और कुछ दवाइयां जो होते हैं जो डिससेटिस्फैक्शन को डिनोट करती हैं, और इसका पिकुलरिटी, एबिलिटी और इंडिविजुअलाइज को इंडिकेट करता है। तो संक्षेप में हम लोग ये कह सकते हैं कि ये मेंटल स्टेट है जो कि कॉन्ट्रडिक्टरी होता है, और हम लोगों के क्लिनिक में बराबर देखा जाता है। कुछ दवाइयां इससे बहुत ही नजदीक है, लेकिन बहुत सारी दवाइयां कैप्रिसियसनेस में है, उस पर भी ध्यान रखना चाहिए। मैथमेटिक एनालिसिस भी हम लोग इससे कर सकते हैं, और केस टेकिंग में हमें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों मदद करता है, और डिस्टर्ब बैलेंस बिटवीन द विल डिजायर को ये इंडिकेट करता है। तो ये सारे रेफरेंस हम लोगों ने लिया है, और इस तरह से यह रूब्रिक्स जो है तो हम लोग का रिपोर्टरी का एक महत्वपूर्ण रूब्रिक्स है। इस पर हम लोगों को ध्यान देना चाहिए, और मुझे लगता है कि ये काफी बृहद रूप से मैंने बताने का कोशिश किया हूँ। हो सकता है कि आपको समझ में आ जाए। अगर कोई दिक्कत हो तो मुझे फिर से बताइएगा, मैं इसको फिर से इसका चर्चा करूंगी। और इसके साथ में आज का यह सेशन हम लोग समाप्त करेंगे, और हम लोग फिर अगले बार आएंगे एक अलग रूब्रिक्स को लेकर के। तब तक सभी को मेरा मृदुल प्रणाम, आशीर्वाद। थैंक यू, थैंक यू।